हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम कारक पाठ पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कारक किसे कहते हैं और कारक के जो 8 भेद है उसके नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की एक सारणी के माध्यम से, और उसके कारक के जो विभक्ति चिन्ह थे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसी के साथ साथ हमने कारक के जो 3 भेद थे उसके बारे में पूर्ण रूप से अभ्यास किया, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। कर्ता कारक, कर्म और करण कारक के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके, उदाहरण के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से। और आज हम पढ़ेंगे कारक का चौथा भेद, संप्रदान कारक। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम लगाएंगे हमारे पाठ का नाम कारक। क्या है? कारक। और अभी हम पढ़ रहे हैं कारक का चौथा भेद, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं के लिए और को। संप्रदान कारक का जो भाव होता है वो होता है देने का भाव, देने का भाव, जिसे आप दान भी बोल सकते हो। देने का भाव का अर्थ होता है कुछ आपने किसी को दिया है या कुछ आप किसी को देना चाहते हो, बदले में आप किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, सिर्फ देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भावना से किया गया जो कार्य होता है वो हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत होता है। ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे इसके अंतर्गत और भी विभक्ति आती है, जैसे के वास्ते, के लिए, को, के निमित्त, ये सारे के हेतु, ये सारी विभक्तियां भी आपके संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है। इस प्रकार का कोई भी शब्द आए तो आपका संप्रदान कारक होगा। ये क्या है? संप्रदान कारक की विभक्तियां। क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखिए, चिड़िया बच्चों के लिए, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाई, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाई। अब इसमें क्या है? के लिए है, बच्चों के लिए, यानी देने का भाव है, बदले में लेने का कोई भाव नहीं। निस्वार्थ भावना से ये कार्य कर रही है चिड़िया अपने बच्चों के जीवन के लिए, उसके जीने के लिए जो दाना लेके आती है, हर संघर्ष के बाद अपने बच्चे को हर प्रकार से सुरक्षित रखती है, तो वो उसकी निस्वार्थ भावना होती है। तो चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाई, उसके बदले में उसने कुछ नहीं लिया, तो ये हमारा संप्रदान कारक होगा। उसी के साथ में एक और उदाहरण देख, राधा, राधा ने
मैंने यहाँ लिखा, राधा ने राम के खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए, राधा ने राम की खुशी के लिए गरीबों के निम्मत कंबल लिए, गरीबों के निम्मत कंबल लिए, तो वो गरीबों में बांटे जाएंगे। ओके, लेकिन उसके बदले उनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इसमें भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक। एक देखिए, मुख्य मंत्री ने महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बंटवाए। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बंटवाए। इसके बदले मुख्यमंत्री जी महिलाओं से कुछ नहीं लेंगे, या स्मार्टफोन जब बांटे गए थे उसके बदले महिलाओं से कुछ नहीं लिया गया था, केवल उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बंटवाए, जो निस्वार्थ भावना के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्या है, हमारा संप्रदान कारक का उदाहरण है। उसी के साथ एक प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न संप्रदान कारक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस विकल्प में संप्रदान कारक नहीं होगा, किस विकल्प में संप्रदान कारक नहीं होगा। हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में पढ़ लेते किस विकल्प में संप्रदान कारक होगा, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूछा गया है किस विकल्प में संप्रदान कारक नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प देखिए, पिताजी को प्रणाम, वह देखिए सेठ ने नौकर को वेतन दिया, स देखिए सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। और द देखिए मैंने भिक्षुक को भीख दी। प्रश्न इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प में संप्रदान कारक नहीं होगा। ऑप्शन आपके जो विकल्प है वो है विकल्प नंबर 1 पिताजी को प्रणाम, विकल्प नंबर 2 सेठ ने नौकर को वेतन दिया, विकल्प नंबर 3 सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, और आखिरी विकल्प नंबर 4 यानी मैंने भिक्षु को भीख दी। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, पिताजी को प्रणाम, इसमें क्या है, इसमें एक आदर भाव प्रस्तुत हुआ है, देने लेने का भाव प्रस्तुत हुआ है कि पिताजी को आप प्रणाम करोगे, किसी बड़े को प्रणाम करोगे, बदले में आपको क्या दिया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आशीर्वाद। उसी के साथ ध्यान दीजिएगा, सेठ ने नौकर को वेतन दिया, क्या है, सेठ ने नौकर को वेतन दिया। सेठ ने नौकर को वेतन क्यों दिया,
क्योंकि उसने 1 महीने तक उस सेठ के घर पे काम किया, मेहनत की, इसीलिए सेठ ने नौकर को वेतन दिया। उसके बाद में सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन क्यों दिया? क्योंकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो सरकार मुआवजा देती है, उसके बदले में किसानों से कुछ भी नहीं लेती। किसानों के लिए उनकी जो हानि हुई, उनका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए किसानों को जो मदद दी जाती है वो होता है किसानों का मुआवजा, जिसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता। उसी के साथ मैंने भिक्षुक को भीख दी। आपने किसी भिखारी को भीख दी, लेकिन बदले में उससे कुछ भी नहीं लिया। ओके, अपनी खुशी के लिए किसी को आपने दान किया है। तो आपसे पूछा गया किस विकल्प में संप्रदान कारक नहीं होगा? तो संप्रदान कारक क्या होता है? के लिए को देने का भाव के वास्ते जो भी चीजें आती है जिसमें निस्वार्थ भावना हो, दान हो, वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है। तो पहला था हमारा पिताजी को प्रणाम। पिताजी को प्रणाम आदर भाव प्रस्तुत हुआ है, के लिए हुआ है, ठीक है, को हुआ है, इसका पिताजी को प्रणाम, इसमें संप्रदान कारक है। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है, इसमें भी हमारा संप्रदान कारक होगा। और मैंने भिक्षुक दी, मैंने भिक्षुक को भीख दी, इसमें भी हमारा संप्रदान कारक होगा। क्योंकि ये जो तीनों विकल्प है अ, स और द, इसमें केवल देने का भाव है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, यानी किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। उसी के बाद जो ब विकल्प है ये इसका आंसर है इस प्रश्न का। सेठ ने नौकर को वेतन दिया क्योंकि उसने 1 महीने तक सेठ के घर में काम किया, सेठ के व्यापार में मदद की, उसकी मेहनत का मुआवजा दिया गया, यानी मेहनत के बदले क्या दिया गया? मुआवजा दिया गया। जबकि हमारा संप्रदान कारक में के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त, यानी देने का भाव, दान का भाव होना चाहिए, किसी के लिए कुछ करना, ना कि कुछ करके उसके बदले में किसी प्रकार की उम्मीद रखना संप्रदान कारक होता है। इसीलिए सेठ ने नौकर को वेतन दिया, इसमें संप्रदान कारक नहीं होगा और हमारा आंसर होगा ब। हमारा आंसर क्या होगा? ब। बाकी जो तीनों है अ, स और द में संप्रदान कारक है। तो ब है उसमें कर्म कारक हो गया, इस बात का भी आप ध्यान रखना, कर्म कारक है। कर्म किया नौकर ने, इसीलिए उसको वेतन दिया गया, कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि सेठ ने नौकर को वेतन दिया, इसमें कर्म कारक है। बाकी तीनों में हमारा संप्रदान कारक होगा। ये प्रश्न का उत्तर ब है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे कारक का पांचवा भेद, अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से और अलग होना। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। चिड़िया पेड़ से उड़ गई और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरना यानी अलग होना, पेड़ से अलग होके पत्ते नीचे गिर जाते हैं, वापस पुनः उनको जोड़ा नहीं जा सकता, यानी अलग होने का भाव प्रस्तुत हो रहा है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई यानी पेड़ से अलग हो गई, आसमान में उड़ गई। तो इन दोनों में हमारा अपादान कारक होगा। क्या होगा? हमारा अपादान कारक। उसी के साथ साथ में ध्यान दीजिएगा,
अपादान कारक का जो प्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपादान कारक का प्रयोग गत्यर्थक क्रियाओं में होता है, भय शर्म का भाव के अंतर्गत होता है, ईर्ष्या घृणा के भाव के अंतर्गत होता है, तुलनात्मक शब्दों में होता है, उद्गम स्थल का वर्णन के अंतर्गत होता है, और जहाँ से कार्य शुरू होता है यानी कार्य का स्टार्टअप होता है वहाँ पे भी हमारा अपादान कारक ही होता है। वहाँ पे इन सभी के अंतर्गत हमारा अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे। जैसे उदाहरण प्रधानमंत्री चीन से लौट आए। प्रधानमंत्री जी चीन से लौट आए। दूसरा, लड़कियां छिपकली से डरती है। राधा को सबके सामने बोलने में शर्म आती है। आगे देखिए, ममता मोनिका से ज्यादा सुंदर है। गंगा हिमालय से निकलती है।
कल से परीक्षाएं आरंभ होगी। कल से परीक्षाएं आरंभ होगी। बोलने में शर्म आती है। आगे देखिए, ममता मोनिका से ज्यादा सुंदर है। गंगा हिमालय से निकलती है। कल से परीक्षाएं आरंभ होगी। कल से परीक्षाएं आरंभ होगी। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे गत्यर्थक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री जी चीन से लौट आए यानी गति हुई। क्या हुई इसमें? गति। लड़कियां छिपकली से डरती यानी इसमें क्या है? भय का बोध हो रहा है। राधा को सबके सामने बोलने में शर्म आती है, तो इसमें क्या है? शर्म का बताया जा रहा है। उसके साथ में ममता मोनिका से ज्यादा सुंदर है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका तुलना हो रही है, तुलनात्मक वाक्य है। ममता की तुलना मोनिका के साथ की जा रही है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है। ये एक उद्गम स्थल है हिमालय, जहाँ कार्य शुरू हो उसका बोध हो। कल से परीक्षाएं आरंभ होगी। आरंभ होना यानी जिसकी शुरुआत होती है, स्टार्टअप होता है, उसको बोलते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो कि इसमें सब में क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कारक के 5 भेद कर लिए हैं, बाकी के जो भी है वो हम अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।